नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र। नेतन्याहू मारा गया, और अगर नेतन्याहू मारा गया तो अगर ये खबर सच है तो विश्व ये मान के चल सकता है, भारत भी ये मान के चल सकता है कि शायद अब विश्व में शांति आ जाए। वैसे अभी एक विलन इस दुनिया से गया है, बाकी और भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई विलन था या सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई खून का प्यासा था, वो नेतन्याहू था। और उसने साबित किया अपनी प्यास, खून की प्यास को गाजा में, और वही वो करने की कोशिश आसपास करता रहा अपने क्षेत्र में, और ईरान में करने की कोशिश किया। उसने कुछ हद तक सफलता हासिल की, वो खामेनेई को मार दिया। लेकिन अगर वो मारा गया है तो जिसकी संभावनाएं 99% दिख रही हैं, और उसके कुछ प्रमाण भी सामने आ रहे हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। आपको पता है कि मैं विजुअल या तस्वीरें नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया जाएगा, मुझ पर प्रतिबंध है। खैर, हमारी बात जो आप तक मैं पहुंचा रहा हूं वही बहुत है। तो मेरे दोस्त, सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि ट्रंप अब गिड़गिड़ा रहा है, ट्रंप अब दहशत में आ गया है। इससे यह साबित होता है कि उसका सबसे बड़ा लंगोटिया यार मार गिरा गया है, यानी नेतन्याहू मार दिया गया है, मारा गया है। और मैंने कहा यह विश्व शांति के रास्ते पर यह पहला कदम होगा। मैं समझता हूं शायद अगर ऐसा है तो शायद विश्व युद्ध रुक जाए, जिसके लिए मैं कह रहा था कि अब विश्व युद्ध को रोकना, यानी तृतीय वर्ल्ड वार, तीसरे विश्व युद्ध को रोकना बहुत मुश्किल है, या लगभग शुरू हो चुका है। शायद वो रुक जाए, शायद दुनिया कुछ बची रह जाए, शायद दुनिया कुछ और दिनों तक इस तरह चले रहे, आप और हम रहें, या आगे आने वाली पीढ़ियां रहें, ऐसा हो सकता है। वरना नेतन्याहू ने जो सिचुएशन क्रिएट किया था पूरी दुनिया के लेवल पर, वो तो ये साबित करने लगा था कि अब शायद ही दुनिया रहे। अब मैंने कहा कि ट्रंप पहला प्रमाण है, ट्रंप गिड़गिड़ाने लगा है कि मुझे बचाओ दुनिया के दूसरे देशों से। दुनिया के दूसरे देशों से तो ट्रंप गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन भारत को धमकाने लगा है ट्रंप कि मेरे साथ आओ और ईरान के खिलाफ लड़ो, ईरान के सामने लड़ो। ये ट्रंप का ये एटीट्यूड, या ट्रंप का ये निर्णय, या ट्रंप का कि ये बदहवाशीपन या गिड़गिड़ाना या पूरी तरह से भयभीत हो जाना, ये साबित करता है कि नेतन्याहू मारा गया है, नेतन्याहू मार गिराया गया है। मेरे दोस्त, सिर्फ यही नहीं, थोड़ा इससे आगे बढ़कर सोचिए। दूसरा सबसे बड़ा प्रमाण, ईरान कह दिया था कि अगर मेरे खाड़ पे हमला हुआ, यानी हमारे इकोनॉमिकल सेंटर पे हमला हुआ, यानी हमारे तेल के डिपो, यानी तेल के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के जगह पे अगर हमला किया गया, जो कि एक टापू के रूप में है खाड़, लेकिन ट्रंप ने उस पे हमला कर दिया और बुरी तरह से हमला किया, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त भी किया। मैं समझता हूं यह हमला हुआ उसके एक दिन पहले ही नेतन्याहू मारा गया था। क्रोध, ग्लानि, ईर्ष्या, जलन, छटपटाहट, सब कुल मिलाकर के ट्रंप को किंग कर्तव्य विमूढ़ कर दिया, यानी सोचने की शक्ति उनकी छीन ली। उन्होंने गुस्से में आकर के या बदले में आकर के ईरान के खाड़ पे हमला किया, और इससे यह साबित हो जाता है कि उनका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अब उसके बाद के नुकसान, यानी ईरान ने यह चैलेंज किया था, यह धमकी दी थी कि मैं सारे उनके इकोनॉमिकल सेंटर को उड़ा दूंगा, यानी बैंकिंग सिस्टम या उनकी एम्बेसीज को, या जहां उनके सैनिक अड्डे हैं, पूरे यूएई के देशों में, अरब कंट्रीज में जहां भी उनका बेस है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब बर्बाद कर दूंगा, नेस्तनाबूद कर दूंगा। मैं उनके इकोनॉमिकल सेंटर्स पे भी हमला करूंगा, मैं भी करूंगा। यह सब जानते और देखते हुए, समझते हुए भी ट्रंप ने हमला किया। यही वो सबसे बड़ा और पुख्ता प्रमाण है कि ट्रंप को बहुत बड़ी चोट लगी थी, बहुत बड़ा झटका लगा था, जिसका गुस्सा वो उतारना चाहते थे, और उन्होंने खाड़ पे इतने बड़े
मुद्दे के बाद, मतलब इतने बड़े खतरे के बाद, कि ईरान जो अब तक कह रहा है वो कर रहा है, और जो कह रहा है वही कर रहा है, और उससे जितनी उम्मीद नहीं की गई थी, ट्रंप को जो उम्मीद नहीं थी, उससे भी बढ़कर के ईरान ने अपने आप को साबित किया है इस युद्ध में कि वो कैपेबल है कुछ भी करने के लिए। और उस पर सबसे बड़ी बात कि उसको किम जोंग का, यानी उत्तर कोरिया का, चीन का और रूस ने तो कह ही दिया है कि मुझे न्यूट्रल ना समझा जाए, मैं ईरान के साथ खड़ा हूं। इसके बावजूद भी ट्रंप ने खाड़ पे हमला किया। आगे ईरान पलटवार क्या करेगा उस पर विचार ना करते हुए भी इससे यह साबित होता है कि नेतन्याहू मारा गया है। मेरे दोस्त, ये मेरा अपना पक्ष है, या ये मेरी अपनी सोच है, या जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को, जैसा देख रहा हूं, उससे मेरी जो समझ बनी है उसे मैं आपके सामने रख रहा हूं। अभी तक ये बात स्वीकार नहीं किया इजराइल ने, उसके शायद प्रधानमंत्री या किसी ने आकर के ये खंडन भी किया है कि वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। हाँ, उस पर भी जो वीडियो जारी किया गया उस पर भी उंगलियां उठाई गई हैं कि ये फेक वीडियो है या AI जनरेटेड वीडियो है। लेकिन सवाल यह है कि मैंने कहा दो बड़ी घटनाएं ये साबित करने के लिए काफी हैं कि नेतन्याहू मारा गया है। पहला तो ट्रंप का गिड़गिड़ाना दुनिया के दूसरे देशों से, या जो चीन ईरान के साथ खुलकर खड़ा है, मदद कर रहा है, उससे यह कहना कि अपनी जहाजें भेजो हॉर्मुज में लड़ने के लिए, यह बताता है कि ट्रंप पूरी तरह से अंदर से हिल चुके हैं। खैर, नुकसान तो बहुत हो रहा है। ट्रंप का विरोध तो उनके अपने देश में हो रहा है, लोग उनका विरोध कर रहे हैं, युद्ध के साथ नहीं खड़े, यानी ट्रंप के साथ नहीं खड़ा है अमेरिका। हालांकि ये बात अलग है कि अमेरिका का देश, अमेरिका के लोग ऐसे ही हैं, मतलब, और जैसे इराक में युद्ध हुआ या दूसरे जगह युद्ध हुआ तो खुलकर वो साथ खड़े थे, इसीलिए इतना बड़ा नरसंहार हुआ, नुकसान हुआ। दूसरे जहां भी देशों पे अमेरिका ने जो भी अपना कुकृत्य किया उसके लिए उनको समर्थन मिलता रहा, लेकिन इस बार शायद वो नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए ट्रंप गिड़गिड़ाने लगे हैं और इसीलिए वो खिसिया करके ईरान के खाड़ पे हमला किए हैं। ये दो बातें ये साबित करने के लिए काफी हैं कि नेतन्याहू मारा गया है। चलिए, नेतन्याहू मारा गया है, इससे पूरी दुनिया में खुशी होनी चाहिए, या जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को समझते हैं उनको वो समझेंगे इस बात को कि शायद आगे और इस तरह की कोई लड़ाइयां ना हो। वैसे भी अमेरिका भी बहुत बुरी तरह से ईरान से पटखनी खाया है, एक तरह से वो ईरान से हारा है। ऐसी स्थिति में शायद वो कहीं भी मुंह मारने के लिए चला जाता है, किसी से भी भिड़ने के लिए, किसी पर अटैक करने के लिए, किसी को धमकाने के लिए अमेरिका सामने आ जाता है। शायद इसके बाद उसके चरित्र में बदलाव आएगा नहीं, ऐसी संभावना जताई जा सकती है। और रही बात कि नेतन्याहू के ना रहने से कम उस क्षेत्र में तो शांति आ ही जाएगी, बाकी पूरी दुनिया शांति से जी सकेगी। वैसे अब अगर ये युद्ध चालू रहा और कुछ दिनों तक, और अगर नेतन्याहू मारा गया है, ये दोनों बातें क्लियर अगर हो गई आगे चल करके, तो ये युद्ध कम से कम 10 से 15 दिन और चलेगा, नेतन्याहू के मारे जाने के बावजूद भी, क्योंकि बहुत कुछ काम अभी ईरान का, बहुत कुछ इरादे जो ईरान ने कायम कर रखा है, सोच रखा है, वो बाकी हैं। और ईरान के कंधे पर बंदूक चलाने वाले और जो लोग उनके साथ हैं, ईरान के साथ, वो उनके भी स्वार्थ जहां जहां हैं वो अभी सधने बाकी हैं। उनमें से पहली बात तो ईरान का मकसद होगा इजराइल का पूरी तरह से खात्मा। नेतन्याहू के मारे जाने के बाद भी इजराइल को पूरी तरह से खत्म करने के बाद ही ये युद्ध रुकेगा, क्योंकि ईरान भूला नहीं है कि गाजा में इजराइल ने क्या किया था। गाजा का बदला और खामेनेई का बदला अगर नेतन्याहू को मार के लेना है, तो अगर मार लिया है, मार गिराया है, तो अभी बाकी है गाजा का बदला लेना। और वो इसीलिए मैंने कहा कि 10 से 15 दिन तक ये युद्ध और चल सकता है अगर नेतन्याहू मारा गया है तो। अब आते हैं मेरे दोस्त दूसरी बातों पर। इजराइल के हथियार खत्म हो रहे हैं या लगभग खत्म हो चुके हैं। इजराइल त्राहिमाम कर रहा है और अमेरिका के सामने, अमेरिका से उम्मीद करता है कि उसे और भी इंटरसेप्टर मिसाइलें दी जाएं, जो कि अमेरिका के लिए संभव अब नहीं हो पा रहा है। वैसे भी जिन जिन देशों में उसके बेसिस थे उनको ईरान ने उड़ा दिया, और उनको भी बचाने में दुबई हो, अरब अमीरात हो, या ऐसे जो जहां पर
ट्रंप के बेसिस थे, अमेरिका के बेसिस थे, एयर डिफेंस के बेसिस थे, वो सबको उड़ा चुका है ईरान। और उनसे वहां से भी भाग खड़े हुए हैं ट्रंप। जहां बचे हैं और जहां से हमले कर रहे हैं वो भी ईरान उड़ा देगा, छोड़ेगा नहीं। और अब कम से कम खाड़ पे हमला होने के बाद तो ईरान पलटकर वार बैंकों पर, बैंकिंग सिस्टम पर, इकोनॉमिकल सिस्टम पर, एम्बेसी पर हमला करेगा। यानी मैंने कहा कि पहली बात तो इजराइल के पूरी तरह से निस्तानाबूद होने तक, जिसमें 10 से 15 दिन लग सकते हैं, ईरान वार नहीं रोकेगा। इधर खाड़ी के देशों से, सभी देशों से अमेरिका को भगाने तक, पूरी तरह से भगा लेने तक ईरान युद्ध नहीं रोकेगा। और यह काम भी 10 से 15 दिन में, आगे 10 से 15 दिन के युद्ध में खत्म होगा। आपके प्रधानमंत्री तो गिड़गिड़ा ही चुके हैं। जो काम बड़ी आसानी से हो सकता था, साधारण सा, जो गलती नहीं करनी थी, वो आपके प्रधानमंत्री कर चुके हैं। उसकी कीमत हम और आप सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं। गैस सिलेंडर के लिए, आगे चलकर डीजल पेट्रोल के लिए भी हो सकता है वही स्थिति बने। लेकिन फिर भी अगर 10-15 दिन तक के बाद ये युद्ध रुक जाता है तो बहुत कुछ दुनिया नहीं खोएगी, या भारत भी बहुत कुछ बचा लेगा, बच जाएगा, या नहीं डूबेगा, या नहीं बर्बाद होगा। ये तो तय है। मेरे दोस्त, अब रह गई बात भारत में सिलेंडर की। सिलेंडर के लिए जो स्थितियां बनी हैं, गैस सिलेंडर को लेकर के, पेट्रोल डीजल को लेकर के, तो नरेंद्र मोदी तो गायब ही हैं, आप देख रहे हैं। हां, हो सकता है कि आज रात 8 बजे आपके सामने दर्शन दें कहीं से, और आपको फिर से वही सलाह दें कि अपनी बालकनी पर आकर के सिलेंडर का, गैस का सिलेंडर रख करके उसे किसी भी चम्मच से, करछे से बजाइए, या सिलेंडर को माला पहनाइए। इस तरह की बातें नरेंद्र मोदी 8 बजे रात को आकर कर सकते हैं। और वो संदेशा होगा कि कल आप 7 बजे, 6 बजे से लेकर 8 बजे तक ये क्रिया करते रहना, आपके सिलेंडर की समस्या खत्म हो जाएगी। वैसे ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी में इतनी ही बौद्धिक क्षमता है, इतना ही बौद्धिक ज्ञान है। जो उनको बहुत बड़ा समझदार समझते हैं या उनके साथ खड़े हैं, उनके लिए नारे लगा रहे हैं, उनके लिए तो शायद ये बात गलत लगेगी, लेकिन सच यही है मेरे दोस्त कि इतनी ही बौद्धिक क्षमता नरेंद्र मोदी में है, और इसे कई बार साबित कर चुके हैं मेरे दोस्त। वैसे नरेंद्र मोदी के विज्ञान का भी परीक्षण होने का समय आ गया था। नरेंद्र मोदी को आगे आना चाहिए था। जो छुप कर बैठे हैं, जो मुंह छुपाए बैठे हैं, या फिर रैलियों में ही नजर आ रहे हैं, अगर कहीं आ रहे हैं तो, और वहां भी झूठ बोलते नजर आ रहे हैं, ऐसा ना करके अगर वो अपने विज्ञान का प्रदर्शन करते, प्रयोग करते, नाले से गैस बनाने की जो टेक्नोलॉजी उन्हें, मतलब क्या कहते हैं, वो नॉन बायोलॉजिकल हैं और उन्हें ऊपर से ही आदेश आते हैं, तो ऊपर के आदेश से जो इस टेक्नोलॉजी की बात उन्होंने की थी कि नाले से गैस बनाई जा सकती है, तो इसके लिए एक बड़ा फंड, मान लीजिए संसद से एक बड़ा फंड अलॉट नहीं किए, अब तक इस पर काम नहीं किए, तो अब तो इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है, सिचुएशन खराब है, देश में लोग मारे मारे फिर रहे हैं, कम से कम अब तो उन्हें उस अपने सिस्टम का, अपने ज्ञान का, अपने विज्ञान का प्रयोग करना चाहिए था। नाले से गैस बनाने की टेक्नोलॉजी विकसित करनी चाहिए थी, या फिर अगर खुद अकेले नहीं कर सकते हैं तो लोगों को फंड अलॉट करें, या अडानी को एक ठेका दे दें। मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी को एक सब्स्टिट्यूट एनर्जी के रूप में अगर विकसित करना है तो अडानी को एक और ये ठेका दे देते, या और बैंकों से उठाकर पैसा दे देते कि कोई और करे ना करे, कोई और करने की जरूरत नहीं है, मेरा भाई है अडानी जो इसको विकसित करेगा। तो अगर पैसा और कुछ हो सकता है कम पड़ा हो तो और दे देना चाहिए था पैसा अपने अडानी भाई को, LIC से या नहीं दूसरे इंस्टीट्यूशन से, नहीं तो बैंकों से भारत सरकार का पैसा उठा के दे देना चाहिए था कि वो नाले की गैस का उत्पादन करना शुरू कर देता, तो शायद ये समस्या खत्म हो गई होती। लेकिन अभी भी समय है, आगे अभी कुछ दिनों तक युद्ध चल सकता है, या अगर नहीं मारा गया है नेतन्याहू तो इस युद्ध के रुकने की कोई संभावना नहीं है। ये युद्ध पूरी दुनिया को खत्म करके मानेगा, या तो अब नहीं तो आगे मारा जाएगा तो युद्ध रुकेगा, जब तक नहीं मारा जाएगा तब तक तो युद्ध चलता ही रहेगा। तो
अडानी को ये ठेका देना चाहिए था, अडानी को ये जिम्मेदारी देनी चाहिए थी कि पूरे देश में नाले की गैस का उत्पादन करके गैस की किल्लत को दूर कर देते। मेरे दोस्त, अब इन सारी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के साथ और देश के इस हालात के बावजूद चुनाव हो रहा है, वो तो होगा ही। नरेंद्र मोदी आपको गैस दे सकें या ना दे सकें, आपको भोजन मिले या ना मिले, यानी 5 किलो अनाज मिले या ना मिले, आपको नौकरी मिले या ना मिले, आपको किसानों को कोई सहायता मिले या ना मिले, मतलब देश की किसी भी समस्या का हल निकले या ना निकले, चुनाव तो होना ही है। क्योंकि चुनाव ही नरेंद्र मोदी का मिशन है। जब से वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, और जब से बैठे हैं तब से वो चुनाव ही लड़ते रहे हैं। बाकी तो और या तो उन्होंने 2 काम मैंने उनको करते देखा, 1-2 काम और जोड़ सकते हैं, 3 काम कह सकते हैं। एक तो पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में घूम घूम करके झूठ बोलना, और दुनिया में घूम घूम करके वहां से बिजनेस लाकर अपने अडानी को देना, और सबसे बड़ी बात चुनाव लड़ना, रैलियां करना, रोड शो करना, किसी की नहीं सुनना, अपनी सुनाते रहना। बहुत से तरीकों से आप जानते हैं। तो मेरे दोस्त, अब 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा ज्ञानेंद्र कुमार, पता नहीं क्या ज्ञानेश नाम है, क्या नाम है, ज्ञान के भंडार ने उड़ेल दिया है। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। वेस्ट बंगाल, आसाम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरल, ये 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है। यह पता है कि नरेंद्र मोदी तमिलनाडु और केरल में नहीं दिखाई देंगे और ना ही एक वोट पाएंगे। पुदुचेरी तो पुदुचेरी ही है, उसके लिए कोई मैं कुछ नहीं कह सकता। रही बात आसाम और वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में उनकी यानी नरेंद्र मोदी की दीदी हो दीदी अभी पूरी तरह से फॉर्म में है, तो शायद वहां टिकने ना दें। रह गई बात आसाम की। अब अगर वहां की जनता सुखी है या दुखी, यह उसे साबित करना है इस चुनाव में कि उसे नंबर 1, नंबर 2 का आदमी चाहिए, या कोई और जो शासन कर सके, उनके लिए कुछ कर सके, उनके लिए कुछ दे सके। आप जानते हैं नंबर 2 मैंने किसको कहा है? हेमंत बिश्व शर्मा। तो मेरे दोस्त, अब यह देखना है कि चुनाव के परिणाम क्या आते हैं। मुझे कोई शंका नहीं है, तमिलनाडु और केरल में मोदी जी और मोदी जी से जुड़े हुए लोग दिखाई भी नहीं देंगे, एक भी सीट नहीं मिलेगी। शायद एक आध इधर उधर से कर लें। वैसे यहां घपलेबाजी भी नहीं कर पाएंगे, वोट चोरी का तरीका बहुत से अपनाएंगे, लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यह पढ़ा लिखा स्टेट है तमिलनाडु और केरल, और दोनों स्टेट पूरी तरह से साक्षर हैं। और इसीलिए साक्षर हैं क्योंकि यहां कोई अनपढ़ मोदी के प्रधानमंत्री का डबल इंजन अभी नहीं पहुंचा है। अब रह गई जहां पहुंचा है वहां का हाल देखते हैं। दीदी थोड़ा अपने को मजबूत करके बंगाल को बचा रखी हैं, आसाम डूब रहा है। देखिए इस बार क्या होता है, पता नहीं। आप लोग भी देखेंगे चुनाव में क्या होने वाला है और चुनाव के परिणाम क्या होंगे। नरेंद्र मोदी आपको गैस नहीं दे पाएंगे, आप गैस सर पे लेकर ऐसे ही घूमते रहेंगे। नरेंद्र मोदी के पास अब बिल्कुल समय नहीं है, उनका पूरा समय अब रैलियों में जाएगा, वोट मांगने में जाएगा। और भारत के लिए, भारत की जो दुर्दशा हो रही है, भारत की जो दशा हुई है, इसके लिए वो आराम से मंचों से ये बात कहकर निकल जाया करेंगे कि ये सब कुछ नेहरू की देन है। और यही नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटेजी है, यही नरेंद्र मोदी का ज्ञान है, यही नरेंद्र मोदी का IQ लेवल है। बर्दाश्त कीजिए, कुछ दिनों तक, बहुत दिनों तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहने वाले हैं। संभावना इसी बात की है कि यह चुनाव भी शायद वो नहीं लड़ पाएंगे। मेरे दोस्त, इसी संसद सत्र में नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे, ऐसी मेरी सोच है, ऐसी मेरी गुजारिश है। या कोई दूसरी तीसरी शक्ति अगर कहीं होती है तो ऐसी मेरी प्रार्थना है उससे कि कम से कम अब इस देश को नरेंद्र मोदी जैसे से मुक्ति दे। खैर, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी।